नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को बता दें। 52,000 कर्मचारियों की रुक सकती है सैलरी। संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन आज है। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा सभी सरकारी कर्मचारियों को अपलोड करना है। आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रुकेगी। पुलिस महकमे के कर्मचारी संपत्तियों का नंबर 1 है ब्यौरा। तो एक बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूपी में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। 52,000 कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। जी हां, संपत्ति का ब्यौरा देने का आज आखिरी दिन है। मानव संपदा पोर्टल पर यह ब्यौरा अपलोड करना होगा। आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी। आपको बता दें कि ब्यौरा देने के मामले में पुलिस महकमे के कर्मचारी नंबर 1 है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूपी में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। 52,000 कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। संपत्ति का ब्यौरा देने का आज आखिरी दिन है। मानव संपदा पोर्टल पर इसका जो ब्यौरा है, संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा। आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी। वहीं अगर संपत्ति की बात करें तो पुलिस महकमे के कर्मचारी संपत्तियों का नंबर 1 ब्यौरा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, जिस तरह से 52,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है अगर आज उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए रिया जी, उत्तर प्रदेश में करप्शन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, जहाँ तक की जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको भी ये निर्देश दिया है कि आपकी जितनी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा जो है आप अपलोड कीजिए। इसको लेकर के काफी हद तक सफलता भी मिली है प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश में करीब 8,25,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से सिर्फ कभी 52,000 कर्मचारियों ने अपना आर्थिक ब्यौरा, अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है। ये डेडलाइन रखी गई थी 30 सितंबर की, जो बीत चुकी है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है इन कर्मचारियों का, 52,000 कर्मचारियों का वेतन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार। पाठक जी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सबमिट करेंगे, पोर्टल में अपलोड करेंगे उसका डेटा। हालांकि इससे पहले भी इसकी डेडलाइन निर्धारित हुई थी, उसके बाद इसे बढ़ाया गया, 30 सितंबर रखा गया। अब क्या माना जाए, अगर आज भी जो सरकारी कर्मचारी नहीं अपलोड कर पाते हैं ब्यौरा, आगे क्या कुछ? देखिए, इसमें अभी थोड़ा संशय बना हुआ है कि सरकार उनका वेतन रोकेगी या फिर उनको एक और डेडलाइन देगी। लेकिन ये दूसरी बार मौका दिया है प्रदेश सरकार ने। इससे पहले 30 मार्च तक की बात कही थी सरकार ने, फिर अब 30 सितंबर तक की बात कही प्रदेश सरकार की। जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो उपलब्ध करा दे, कंप्यूटर पर अपलोड कर दे। बावजूद इसके 52,000 कर्मचारियों ने अभी नहीं ये डाटा दिया है। फिलहाल 74% कर्मचारियों ने अपना डाटा उपलब्ध करा दिया है। इस मामले में जो पुलिस महकमा है वो काफी सजग रहा है, काफी मतलब अलर्ट रहा है। पुलिस विभाग के लगभग 99% कर्मचारियों ने अपना जो है संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराया है, अपलोड किया है। बिल्कुल, जिस तरह से पाठक जी आपने बताया कि जो पुलिस महकमा है, पुलिस विभाग है, वो सबसे ज्यादा अलर्ट रहा है। नंबर 1 वही लोग आए हैं जिन्होंने ब्यौरा सबमिट किया है और पुलिस महकमे से ये लोग हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कौन सा ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारियों ने सबसे कम अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो अपलोड किया है? देखिए, पुलिस को छोड़ दें, अगर हम बात करें अन्य विभागों की तो फिलहाल उसका अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तमाम विभागों के कर्मचारी हैं जो अपना डाटा अपलोड करने में सफल रहे हैं। इसकी संख्या 2-4 हजार नहीं है या 52,000 के आसपास है। तो इन पर नकेल करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये लापरवाही भी कही जाएगी कि अपनी संपत्ति की घोषणा करने में भी कर्मचारी इकट्ठी साबित हो रहे हैं। इसको लेकर के प्रदेश सरकार जो है वो बड़ा कदम
बिल्कुल, यानी संपत्ति का ब्यौरा देने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में 52,000 सरकारी कर्मचारी अगर अपना डेटा अपलोड नहीं करते हैं तो उनका वेतन रोका जा सकता है। अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं जयपुर से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, बीजेपी कार्यालय में किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लोगों ने वक्फ की जमीन को बेच दिया है। कांग्रेस के कुछ नेता लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। क्यूआर कोड जारी कर पीएम के खिलाफ मुहिम शुरू की है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एजेंडा चलाया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जयपुर से खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर कांग्रेस को घेरा। वक्फ बोर्ड बिल के मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है किरोड़ी लाल मीणा ने। उन्होंने कहा कि लोगों ने वक्फ की जमीन को बेच दिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ लोगों को भड़का रहे हैं और क्यूआर कोड के जरिए पीएम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एजेंडा चलाया है। तो जयपुर से खबर, जहां बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस को घेरा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता और नेता जनता को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता लोगों को भड़का रहे हैं, क्यूआर कोड के जरिए पीएम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एजेंडा चलाया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। जिस तरह से इस बोर्ड को पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया, जहां लगातार विपक्ष के जो नेता हैं इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट हेड लोकेश नागर जी का। लोकेश जी, अगर बात करें जिस तरह से जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस पर लोगों को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, बता दें, आज किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ बोर्ड की जमीनों के साथ साथ कई बड़े नेताओं पर, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मंदिर माफी समेत जो सरकारी जमीनें उन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। उन्होंने आमेर में 1400 बीघा भूमि का मामला उठाया, 750 बीघा जमीन थी जो सीआरपीएफ को अलॉट थी और 500 बीघा जो जमीन थी वो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ओर से राजस्थान पुलिस को अलॉट की गई थी, जिसे गैर कानूनी तरीके से हत्या कर बेजान कर दिया गया। तो कई बड़े नेताओं पर यहाँ आरोप लगाए गए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं उनसे गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जल्द इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई कर इन जमीनों को मुक्त करवाया जाए। हालांकि लोकेश जी, अगर बात करें वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार सियासी टकरार जारी है। विपक्ष काफी ज्यादा इसका विरोध कर रहा है, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने खासकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। किस तरह से इसे देखें? जी बिल्कुल, बता दें कि राजस्थान में विभिन्न जगहों पर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर समय समय पर विवाद रहा है और आज किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह प्रमुखता से इस मामले को उठाया और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कई जगह जहाँ आपत्ति जताई है, तो दूसरी तरफ हम बताएं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जिसमें खुर्शीद रब्बानी जैसे कई बड़े लोग हैं जिन पर यहाँ आरोप लगाया गया है कि उनके साथ कई कांग्रेस के बड़े राजस्थान के नेताओं के साथ मिलकर कई बड़े ट्रस्टों के मार्फत सरकारी जमीनों पर यहाँ कब्जा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जैसी सियासी चर्चाएं थी, किरोड़ी लाल मीणा आज कल भजनलाल की कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो एक राजस्थान में मंत्री की भूमिका में नहीं रहकर एक सामान्य विधायक की भूमिका में है और जिस तरह पिछले समय से लगातार वो राजस्थान में जनहित के मुद्दे उठाते रहे, वैसे ही मुद्दे आगे भी भविष्य में उठाते रहेंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। क्या माना जाए आगे चलकर क्या कुछ इस बिल को लेकर संभव कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह आज अपनी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिन पर अभी कार्रवाई सुनिश्चित होना बाकी है और इस प्रकरण में भी FIR दर्ज हो चुका है। और जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने आज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिल्कुल, यानी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह से सियासत जो है वो गर्माती है वो देखना बेहद अहम होगा। लोकेश नागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, फेक करेंसी केस में बड़ी कार्रवाई। NIA की 3 सदस्यीय टीम कुशीनगर पहुंची। NIA ने शुरू की फेक करेंसी केस की जांच। अब तक 2 सपा नेता समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर से एक खबर जहां फेक करेंसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस मामले की NIA जांच कर रहा है। NIA की 3 सदस्यीय टीम कुशीनगर पहुंची। NIA ने फेक करेंसी केस की जांच और ज्यादा तेज कर दी है। अब तक 2 समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही 11 लोगों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है। तो कुशीनगर से खबर जहां फेक करेंसी से जुड़ा ये पूरा मामला, NIA इस मामले की जांच कर रहा है। NIA की 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के संबंध में कुशीनगर पहुंची। NIA ने फेक करेंसी केस के मामले में जांच और ज्यादा तेज कर दी है। अब तक इस मामले में समाजवादी पार्टी के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। JSSC और CGL परीक्षा मामले में आयोग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय गठित कमेटी के द्वारा जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर छात्र संघ ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग की है और आज इसी को लेकर JSSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है। तो रांची से पूरी खबर जहां JSSC CGL परीक्षा मामले में आयोग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय गठित कमेटी के द्वारा जांच तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर छात्र संघ ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग की है और आज इसी को लेकर JSSC कार्यालय घेराव का छात्रों ने ऐलान किया है। तो रांची से पूरी खबर जहां JSSC CGL परीक्षा मामले में अब आयोग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर जो छात्र संघ है वो इसका विरोध कर रहा है। छात्र संघ ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग की है। JSSC और CGL परीक्षा मामले में आयोग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक होने का विरोध करते हुए छात्र संघ द्वारा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। आज इसी को लेकर JSSC कार्यालय का छात्रों ने घेराव किया। तो ये अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, हालांकि कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी अपनी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने JSSC कार्यालय का घेराव किया और वहां पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। JSSC CGL परीक्षा मामले में आयोग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी अपनी जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर छात्र संघ लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीधा आपको हरियाणा के हिसार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों,
राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार यही कार्य करते रहे ये लोग, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है। और इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई, आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानते किसी एक क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों और भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। बहनों और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है। जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना। यह देश लगातार गलती पे गलती क्या करता गया कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने देश में आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने का नाम है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का नाम है। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, ये कांग्रेस के समय में
किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? आज देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर। जो काम कांग्रेस 7 वर्ष में नहीं कर पाई, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य मात्र 10 वर्ष में हरियाणा के अंदर करके दिखा दिया है। आज यहां बड़ी अच्छी खासी चौड़ी 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़कें हैं। IIT है, IIM है, एम्स है। तो आप हरियाणा के हिसार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से आप तक पहुंचाते हैं, जहां 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान लोगों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। घायल को जिला अस्पताल लेकर गई पुलिस, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम गयास है जी। मैंने नहीं कुछ देखा, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। हम तो दावत में गए हुए थे। मेरा लड़का ही लेकर आया उसे वहां से उठा के चौपले पे से। हाँ, जब वो पड़ा हुआ था तो उसे चौपले पे से लेकर आया। उसके खून भी कपड़े में हो रहे हैं। उसका नाम है जी अब्दुल्ला। मानने वालों का जो है, उसके एक साथ के लड़के ने बताया कि उसका नाम है बल्लू। हाँ, आपस में उठने बैठने वाले हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में बीते 36 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते एक बार फिर सभी नदियां नाले उफान पर है। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश से काफी नुकसान हो गया है। नेपाल में आपातकाल की तर्ज पर 3 दिनों की छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। नेपाल से आ रहा बरसाती पानी भारत के कई राज्यों में भी कहर बरपा रहा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। यूपी में जहां सैकड़ों गांव और हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, वहीं हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो मॉनसून की शुरुआत में ही आसमान से आफत की बारिश हुई थी, जिसके चलते लगभग 1 महीने तक जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में रहा। और अब एक बार फिर खेतों में लगी फसल अंतिम जल प्रलय के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।